ओके डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, मतलब अगर वीडियो पसंद आता है तो इतना तो कर देना चाहिए, मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि बस यही है जो मुझे आपसे मिल सकता है। बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो इतना कर दोगे आप। ओके, तो ठीक है, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल का क्विक रिवीजन करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, देखो। कल हमने यूक्लिड्स डिवीज़न, है ना। अब यूक्लिड डिवीज़न कल पढ़ा था, ठीक है ना। और यूक्लिड डिवीज़न में हमने कल क्या क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका पढ़ी थी, राइट। यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका ही तो पढ़ी थी, तो ठीक है। फिर हम उसका, तो पहले हमने पढ़ी थी यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इस प्रमेय के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, इस प्रमेय में हमने पढ़ा था कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और एंड बी। ये देखो रिवीजन है, ठीक है ना, तो इसलिए ये नोट्स नहीं है, इसलिए मैं बीच में इंग्लिश यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी, ए और बी है, तो उसमें अपने आप क्या क्यू और आर निहित हो जाते हैं। मतलब अगर ए बड़ा है मान लो बी से, देखो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ ए क्या है, यहाँ पे हमारा जो ए है वो क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। भाज्य मतलब डिविडेंड है, ठीक। और बी क्या है, भाजक मतलब डिवाइज़र है। क्यू क्या है, हमारा कोशिएंट है, कोशिएंट यानी भागफल है। और आर हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। यही तो पढ़ा था कल अपने आप खुद भी दोहराते जाइए कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी, जो आर है वो क्या होगा, ज़ीरो से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन कम किससे होगा, बी से, यानी भाजक से। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी हमारी किसकी, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या प्रमेय की। और देखो दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब देखो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या थी, यूक्लिड एल्गोरिथम ये थी, हमने बताया था कल भी, ये प्रमेय क्या होता है, एक प्रकार का कथन होता है, ठीक। और एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी काम को इस कथन के द्वारा करने के स्टेप्स। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको एक टेबल का दाग है जो डिटर्जेंट से छुटाना है, ठीक है। एक दाग है जो आपको डिटर्जेंट से छुटाना है। तो आपको एक टेबल दे दिया गया और कहा इसमें जितने दाग है उतने मिटा दीजिए। तो पहले आपने क्या किया, डिटर्जेंट डाला, एक दाग मिटाया, और ये कहा गया जब तक वो पूरे दाग साफ ना हो जाए सफाई करते रहना। तो आप क्या करोगे, अब ये ही वाला है जो आपका कथन था कि एक अगर धब्बा है तो उसमें डिटर्जेंट डालना है और उसे साफ़ करना है। ये कब तक दोहराओगे, जब तक पूरे टेबल के दाग साफ नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है एल्गोरिथम, ये हमारी क्या है, कथन है। इस कथन के अनुसार हम क्या निकालते हैं यूक्लिड डिवीज़न से, HCF। और HCF में हम प्रोसीजर क्या करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो ना आ जाए तब तक हम ये जो प्रमेय है यूक्लिड डिवीज़न लेमा दोहराते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये कल पढ़ा था, इतनी से हमारी बात थी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्या, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फिर से। अब एक एक
कल हमने उसका एग्जाम्पल समझा था। अब हम देखिए आपकी बुक्स का ही एग्जाम्पल फर्स्ट को समझते हैं। तो चलिए ठीक है, अब बुक्स का आपका एक एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। तो ये बुक से ही देखना पसंद करेंगे तो बुक से ही देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए उदाहरण जो आपका पहला है, देखिए 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा है? 4052 और 12576 क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसकी से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो है आपका, है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है? 4052 और दूसरी संख्या क्या है? 12576। और उसमें क्या निकालना है हमें? यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि 12576 बड़ा है 4052 से। ठीक, तो अब देखिए स्टेप 1 यानी चरण 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चरण 1 में क्या लिखेंगे? 12576 और 4052 में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब देखो, अगर अब हम इससे में किसमें यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो देखो हमारे पास दो पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, 12576 और 4052। तो अब हमें इसको लिखना है। अब 4052 में अगर 4052 का अगर 12576 में भाग देंगे तो इसका एक भागफल भी आएगा और एक शेषफल भी आएगा, है ना। तो हमने अभी इसके पहले देखिए रिवीजन किया था ना। ये देखिए भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है, और ये भाज्य है ना, ए और बी दोनों संख्या थी। तो हमें इस रूप में किसमें? यूक्लिड डिवीजन लेमा या प्रमेय के रूप में हमें लिखना है। तो चलिए ठीक है, तो अपने कथन के अनुसार हम काम करते हैं। और पहले हम 4052 का भाग देते हैं किसमें? 12576 में। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 420। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 12576 ये क्या है हमारा? ये तो हमारा भाज्य है ना, इक्वल्स 4052 यानी भाजक इंटू 3 यानी भागफल। कल की क्लास बहुत ज़रूरी है, कल की क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा। कल की क्लास करिए, इसके पहले वाली क्लास, और फिर इस पे आइए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लस क्या है हमारा? 420, ये हमारा क्या है? शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है ना। देखिए तो हमारा डिविडेंड इक्वल टू क्या है? डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब हमारा स्टेप देखनी क्या है? देखो 420 जो शेषफल क्या है वो 0 नहीं। हमें ये कब तक दोहरानी है इसको? जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अभी तो शेषफल शून्य नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 फिर से करना पड़ेगा, यानी चरण 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? फिर देखो, क्योंकि शेषफल 420 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए किसमें? भाजक और शेषफल में
है ना, कल पढ़ा था। भाजक और शेषफल में भाजक कितना है हमारा, भाजक 4052 और शेषफल 420 में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। देखो ये बार बार मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अब ये लास्ट बार लिख रहा हूँ, इतनी जो थ्योरी लिख रहा हूँ वो लास्ट बार लिख रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस बात क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज करोगे, इसलिए मैं देखो एक बार बता चुका हूँ, दूसरे क्वेश्चन में इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। आपको इसी तरीके से क्या करना है, एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी पैटर्न में लिखना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा। थ्योरी भी साथ में बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जब मैं अभी प्रश्नावली कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज, तो उसमें थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि थ्योरी आपको मैं 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आप अपने आप लिखोगे, ठीक है। तो हमें इसमें प्रयोग करना है। तो हमें पता है कि जो भाजक है 4052 वो बड़ा है किससे, शेषफल से 420। तो अब इसमें मैं लगाना, तो देखो 4052 इक्वल्स, अब देखो 420 का फिर से देख लेते हैं क्या हो जाता है इसमें, 420 4052, तो ये देखो कितने बजे बजाएगा, 9 बार। तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 272, ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, 4000, अब यहाँ पे 4000 क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, देखो हमारा भाजक कितना है, 420 क्या है हमारा भाजक, और भागफल कितना है, 9, क्वोशिएंट हमारा 9 है, प्लस 272 क्या आ गया, शेषफल। तो अभी फिर से हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 फिर से वो दोहराना पड़ेगा। अभी हमारी टेबल पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, फिर से हमें क्या, वही स्टेप, वही अपनी प्रमेय जो हमें कथन दिया गया था, जो हमें कथन बताया गया था, वही हमें कथन दोबारा करना है। किससे, डिटर्जेंट डालना है और उसे साफ करना है। तो देखो स्टेप 3 फिर से हमें वही कौन सी प्रमेयिका लगानी पड़ेगी, किसमें, नए भाजक और नए शेषफल में। तो फिर से लिखो, क्योंकि शेषफल 272 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नए भाजक 420 और नए शेषफल कितना, 272 में यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर क्या होगा, लगाने पर। अब देखो हमारा क्या है, भाजक कौन सा है, 420 है ना, 420 भाजक जो नया भाजक है 420 और 272 में लगाना है, मतलब 420 और 272 में लगाना है। तो हमें पता है 420 किससे बड़ा होगा, 272 से। भाजक हमेशा ही शेषफल से बड़ा होता है, हमने पढ़ा था अभी, शेषफल क्या होता है, हमेशा छोटा होता है भाजक से। तो 420 बड़ा है 272 से। तो अब देखो इसमें लगाना है, तो फिर क्या, अब ये 420 क्या बन गया यहाँ पे, भाज्य। अब देखते हैं कितना आता है, 272 का हम भाग देंगे किसमें, 420 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है ना। देखो कितना है, 420 इक्वल्स, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य, भाजक क्या है 272, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 148। तो अभी भी क्या है, हमारा शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 फिर से वही स्टेप दोहराना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम फिर से वही स्टेप दोहराते हैं। देखो अब हमें स्टेप 3 तक हो गया था, अब हमें क्या करना है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल
148 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नए भाजक कौन सा है 272 और नए शेषफल 148 में यूक्लिड प्रमेय का लिख देते हैं भाई, यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर। तो हमें फिर से वही पता है, भाजक क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। तो फिर से आप लिख लो इसको किस रूप में, अपनी प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो देखो, तो यहाँ 272 क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक 148। अब भागफल देखो, पहले देख लेते कितना आता है। 140 का हम 272 में क्या करना पड़ा है, हमें डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 148, रिमाइंडर क्या बचेगा 124। तो यहाँ पे एक लिखेंगे प्लस शेषफल 124। अगेन हमारा शेषफल शून्य नहीं है, देखो स्टेप 5, क्योंकि शेषफल, देखो चलो लिखते हैं पूरा, एक बार तो पूरा लिख ही देते हैं। क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नए भाजक 148 और नए शेषफल कितना 124 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर। तो हमें पता है फिर से भाजक हमेशा क्या बड़ा होगा, रिमाइंडर से। तो अब ये भाजक यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य 148 और ये जो शेषफल क्या बच जाएगा, ये शेषफल क्या बन जाएगा यहाँ पे भाजक। तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू, अब देखो भागफल कितना आता है 124, 148, ये भी 1 बार जाएगा, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 4 और 24। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, कब तक दौड़ाएगा ये। देखो अभी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, फिर से 24 आ गया। सो अगेन स्टेप 6, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको इस बार, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही लिख रहा हूँ, और आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। फिर से, क्योंकि शेषफल 24 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नए भाजक क्या है यहाँ पे 124 और नए शेषफल 24 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर। हमें पता है 124 इज़ ग्रेटर देन 24, 124 बड़ा है 24 से। तो फिर हमारा 124 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा इक्वल टू 24। अब देखो इसमें कितनी बार जाता है 24, 124, तो 5 बार जाएगा। ओहो अभी भी नहीं, अभी भी देखो शेषफल हमारा आ रहा है 4, मतलब ये अभी और कराएगा। 24 हमारा भागफल कितना आया 5 और रिमाइंडर कितना आया यानी शेषफल 4। तो अगेन दोबारा से स्टेप 7 में क्या होगा, क्योंकि शेषफल 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
क्योंकि शेषफल 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नए भाजक कौन सा है? नया भाजक क्या है? 24 और नए शेषफल 4 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर। ठीक है, चलो ठीक है। अब फिर हमें पता है कि 24 इज ग्रेटर देन 4, तो फिर से 24 क्या हो जाएगा? भाजक क्या हो जाएगा? 4 है। अब देखो 4 छंग 24, डायरेक्ट जाएगा +0। ओ, रिमाइंडर आ गया। अब हमारा रिमाइंडर आ गया क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए नया भाजक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा, नया भाजक हम लिख लेते हैं, हमारा क्या था? हाँ, यहाँ पे ये लिख लीजिए, नया भाजक 12576 और 4052 का HCF मासापा हो, नया भाजक होगा। मतलब कितना भाजक? क्या है यहाँ पे? 4। हमारा आंसर क्या आ गया? 4। नया भाजक 4 है ना, रिमाइंडर 0 आया है। अब फिर से हमें क्या लेना होगा? भाजक और शेषफल। तो शेषफल तो 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ भाजक। जब अकेला भाजक बचे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने पूरा विधि से निकाल लिया अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किससे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, और किसका प्रयोग करके? यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया अपना HCF। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, एक चीज़ आपको महसूस करनी है। क्या? देखो, महसूस ये करना है कि देखिए हमने कौन सी संख्या ली थी? 452 और 12576, इसी का तो HCF निकाला। हम कह रहे हैं ये इसका HCF है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अगर एक बात बताइए, अगर संख्या दी होती, अगर ये संख्या पहली, अब दूसरी में देखो स्टेप 2 में कौन कौन संख्या है? 4052 और 420। ठीक है ना। अब हम ये मान चलते हैं, ये हम 12576 और 4052 का नहीं, हमें निकालना है 4052 और 420 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब क्या करते? 4052 और 420 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? देखो 4052 क्योंकि बड़ा है 420 से, इसलिए 420 को लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, किससे? यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार। देखो वही तो किया आपने, और फिर से वही सारे स्टेप करते, बस पहला वाला स्टेप नहीं करते क्योंकि वो संख्या नहीं, हमें संख्या कहाँ से? यहाँ से निकालना था। अगर मान लो ये भी नहीं, अब हम आते हैं इसमें, अगर हमें निकालना है 420 और 272 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करते? 420 बड़ा है 272 से, तो देखो फिर 420 क्या बन जाएगा? भाज्य, और 272 क्या बन जाएगा? भाजक। तो फिर से हमने क्या लगा दी? यूक्लिड प्रमेयिका लगा दी, और शेषफल हमारा क्या आया? 0 नहीं आया। तो हम फिर से आगे वही स्टेप करते चले जाएंगे, और फाइनली स्टेप देखो इसके आगे वही सारे वही होंगे ना। 148, यहाँ शेषफल क्या बचा? 148, और भाजक क्या है? 272। तो अगली बार किस में लगाएंगे? देखो अगली बार फिर से देखो किस में लगाएंगे? इसमें भाजक और शेषफल में 272 और 148 फिर से लगाएंगे, और फिर आगे दोहराते जाएंगे। तो फिर से इसका भी क्या आ जाएगा? इस 420 और 272 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है ना। तो मतलब देखो इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला ना वो इसका भी है 12576, 4052 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 4 है। अगर यही बात होती 4052 और 420 की, तो इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 4 ही आएगा। और अगर बात करें 420 और 272 की, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही अगेन आएगा। इससे जितने भी स्टेप में यूज़ हुए भाजक और शेषफल हैं
सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ आपको ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो लिखो, देखो ऑब्जर्व आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर क्या है जो आपको ऑब्जर्व करनी थी, मतलब करनी भी है ना। देखो ये अपना ज्ञान है, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है जो हमें हमेशा क्वेश्चन करते समय समझना चाहिए। तो देखिए ध्यान देने योग्य वाली बात क्या थी, मतलब हमने क्या सीखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासापा ऑफ 12,576 और 4,052 पहले निकाला था, है ना, इसी का इक्वल किसके होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, फिर हमारा क्या आया था 4,052 और 420 आया था। अगला भाजक और शेषफल, है ना, भाजक तो यही बनता है, जो यहाँ भाजक था वो यहाँ भाज्य बन जाता है ना। तो देखो इक्वल टू HCF थर्ड स्टेप में क्या आया था हमारा 420, एक तो यही आया होगा 420, और शेषफल क्या था 272, और फिर हमारा स्टेप 4 में क्या आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, एक तो हमारा 272 ही आया होगा, है ना, देखना पड़ेगा कितना था। देखो हमारा किसमें 1 2 3 4 में क्या था 272 और 148, 272 और 148 इक्वल किसके होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टेप 5 में क्या आया था हमारा 148 और 124 इक्वल्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, अब कितना आया था 124 और 24 इक्वल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 4 इक्वल टू 4। ये सबसे ज़्यादा आपको इसमें अपने आप ध्यान जो आपको समझना चाहिए वो एक्स्ट्रा नॉलेज ये है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई, क्योंकि हम कहीं से भी स्टार्ट करते, मान लो हम यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करते तो फिर से देखो इसमें जब भाग देते 420 का जब भाग देते तो 420 का भाग देते तो भाजक ये अगली बार होता। अब शेषफल क्या बचता है इसमें 272, तो अगली बार क्या होता 420 और 272 का निकालते, फिर 272 148 का निकालते, क्योंकि किसी में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फिर से यही स्टेप दोहराते। अगर मान लो इसका नहीं, हम ये हटाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते तब भी यही यहाँ तक आते, 4 तक आते, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे अगर 20 से तो आएंगे हम 4 पे ही। तो मतलब किसी का भी इनमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालें तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर आपको देखना है तो आप करके भी देख सकते हैं इसी से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आप जो समझने वाली बात है उस पर आते हैं। अब क्या है, हमने इतना, अगर आपसे वही ना सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे आगे ये देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों को स्पष्ट कीजिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों को स्पष्ट कीजिए। अगर इतना आपका क्या आता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों को स्पष्ट कीजिए। अगर इतना आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, क्वेश्चन सॉल्व इसको देखो कैसे करोगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने देख लिया है, लेकिन सिर्फ इतना तो आपको थ्योरी लिखनी पड़े, सिर्फ थ्योरी। देखो क्या लिखोगे, अब देखो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, पहले आप यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड, ध्यान से समझना इसके स्टेप्स को, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम के चरणों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है देखो, अब इसको स्पष्ट करना है तो हमें ये मालूम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो क्या करना है, अगर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, मुझे लगा क्लियरिटी नहीं आ रही शायद, है ना, देखो, है ना, अगर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। याद है ना आपको, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी तभी तो हम उसका HCF निकाल पाएंगे, तभी तो उसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें मान लेनी है दो धनात्मक पूर्णांकों, कौन से, मान लीजिए C और D, जहाँ C ग्रेटर देन D है का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, तभी तो लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्यों, क्योंकि हमें जो दो हमारे धनात्मक पूर्णांक है C और D, उसका क्या निकालना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, हम चरण 1 स्टार्ट करेंगे अपना चरण यानी स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 1 हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, अब देखो जब हम C और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एक कोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। यानी ये तो हमारा C देखो बड़ा है, ये तो क्या होगा, हमारा भाज्य हो गया, D क्या हो गया, हमारा भाजक हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो भागफल मिलेगा, दूसरा शेषफल मिलेगा, है कि नहीं। तो देखो फिर हमें प्रयोग करने पर हमें Q और R ज्ञात होते हैं। Q और R तभी तो ज्ञात होंगे जब हम C और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तभी तो हमें क्या मिलेंगे, कोशिएंट, है ना। Q इसलिए लिया है क्यों, Q का कोशिएंट का QUOTIENT कोशिएंट है ना, कोशिएंट यानी भागफल, ये भागफल यानी क्वेश्चन का Q लिखा हुआ है, और ये रिमाइंडर यानी शेषफल, तो रिमाइंडर का R लिया गया है। ठीक है ना, ये मैंने आपको सिर्फ बताया था। तो फिर क्या है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें Q और R ज्ञात होते हैं। कैसे, देखो C इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, C क्या हमारा भाज्य है यानी डिविडेंड है, और इक्वल टू D क्या हो गया, भाजक इंटू भागफल यानी कोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल R, यही तो होगा, यही तो है हमारी कौन सी प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ पर C और D हमारे क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, और Q और R हमें ज्ञात होता है जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। ठीक है, और हमें एक चीज़ और पता है, यहाँ पर R क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन फिर वही देखिए भाजक यानी D से हमेशा छोटा
होगा। ये भी पूरा मिल गया। ठीक है, यहाँ लिख दो ज्ञात होते हैं जहाँ C इक्वल टू टी इंटू क्यू प्लस आर, और आर जीरो से आर जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा और डी से छोटा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं चरण 2 में, यानी स्टेप 2। देखो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, यदि अब रिमाइंडर में मिल गया तो अब क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है। तो देखो दोनों हम कंडीशन को लिखेंगे। यदि r इक्वल टू 0 है तो भाजक d, अगर 0 होगा तो भाजक d तो HCF हो जाता है ना। देखो तो यही लिखा है, भाजक d पूर्णांकों C और d का HCF होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, यदि r इज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो भाजक d और शेषफल r में, भाजक d और शेषफल r में दोबारा से हम प्रमेयिका लगाएंगे, है ना। तो देखो यही लिखा है, अगर r इक्वल टू 0 नहीं है तो भाजक और शेषफल में दोबारा से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो देखो भाजक d और शेषफल r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, चरण 2। अब देखो चरण 3 में क्या लिखते हैं। चरण 3 लिखेंगे हम, इस प्रक्रिया को, ये वाली प्रक्रिया हमें, अगर r इक्वल टू 0 है तो कोई बात नहीं, अगर r इक्वल टू 0 नहीं है तो हमें दोबारा से भाजक और शेषफल में यूक्लिड प्रमेयिका लगाना पड़ेगा। देखो अब इस प्रक्रिया को कब तक दोहराना है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त, किस स्थिति में, जब शेषफल शून्य हो जाए, उस स्थिति में, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका पूरा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, देखो पूरे पसीने चूर हैं। ठीक है ना, तो भाई देखो इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, पसीने चूर हैं। फ़ैन भी ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वॉइस डिस्टर्ब करती है, अगर फुल में किया जाए तो डिस्टर्ब करेगी मेन वॉइस को। ठीक है ना, तो देखो इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम आप इसको सब्सक्राइब या और शेयर तो ज़रूर करिए ताकि आप भी पढ़ें और दूसरे भी पढ़ें, इतना तो फ़ायदा होना ही चाहिए मेरा। ठीक है ना, तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इसे शेयर ज़रूर करना है। ठीक है ना, तो इतना आपका हो गया आज, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।